दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। लॉज ऑफ मोशन सीरीज का आज हमारा 7th एपिसोड है एंड लास्ट 6 एपिसोड्स में हमने न्यूटन्स लॉज को समझा है एंड आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी न्यूटन्स लॉज के बारे में। अब धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते जाओगे आप थोड़ा और बेहतर समझते चले जाओगे चीज़ों को। तो आज का जो एपिसोड है इसमें हम कुछ स्पेशल टाइप के फोर्सेस को डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपके ग्रेविटेशनल फोर्स, आपका नॉर्मल फोर्स क्या होता है, वो टेंशन क्या होता है, स्प्रिंग फोर्सेस क्या होते हैं। तो कई तरह के फोर्सेस हैं जिनको अब अपने को समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? वैसे तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आगे चल के आप ज़्यादा बेहतर पढ़ोगे, बट अगर अभी के लिए थोड़ा बेसिक जानकारी अगर मैं दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जब भी दो मैसिव बॉडी आप लोगे जिनका अपना कोई मास है तो उनमें एक अट्रैक्शन फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करता है। दो मैसिव बॉडी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं देखूं अपने आप को तो मेरा अपनी बॉडी का अपना मास है और मेरे सराउंडिंग में बहुत सारी बॉडीज और रखी हुई हैं जिनका अपना मास है, तो जो भी मैसिव बॉडी होंगी उनमें आपस में अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब मुझे अट्रैक्ट किया जा रहा है किससे? जितने भी सराउंडिंग में बॉडीज रखी हुई हैं और जो भी मैसिव बॉडी हो सारी मुझे अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी तरफ और मैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूं। इवन अर्थ बहुत लार्ज डायमेंशन की बॉडी है और उसका बहुत लार्ज मास है, तो अर्थ भी मुझे अट्रैक्ट कर रही है और मैं अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा हूं। ठीक है, बिकॉज आप जानते हो कि एक्शन रिएक्शन पेयर, अगर अर्थ मुझ पे फोर्स लगाएगी तो मैं अर्थ के ऊपर फोर्स लगाऊंगा। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स को जो मास की वजह से आता है, इस फोर्स को आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोल सकते हो। अब इसके ऊपर आगे हम डिस्कस करेंगे, आगे एक चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को, बट उससे पहले अभी जो मैं बात करूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स की, उसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ही बात करेंगे, क्योंकि बाकी बॉडीज जो मुझ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगी उनका मास इतना छोटा है कि वो नेग्लिजिबल फोर्स उससे बनेगा। क्यों नेग्लिजिबल बनेगा वो बाद में देखेंगे, बट अर्थ क्योंकि बहुत हैवी मास होता है अर्थ का, उसकी वजह से जो मुझ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो बहुत लार्ज अमाउंट का लगेगा। ठीक है, तो इसलिए वो मतलब एक मेजरेबल अमाउंट का लगेगा, आप ये कह सकते हो। तो इसलिए हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे। तो जब भी मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो बाय डिफॉल्ट आप अर्थ की वजह से फिलहाल के लिए मान के चलें। तो कितना फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की वजह से? अगर मुझे मेजर करना हो तो मैं कैसे मेजर करूं उसको? बड़ा आसान तरीका है दोस्तों। आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी एक मैसिव बॉडी लो, मेरे पास ये कोई मैसिव डिस्क ऐसे समझ लो, ठीक है, इसका अपना एक मास होगा, इस डिस्क का अपना एक मास होगा। तो अगर मैं इसको गिराऊं, छोड़ दूं, यहां से फ्री फॉल करूं, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये नीचे गिरेगी। और हम जानते हैं कि इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। जब ये नीचे की तरफ गिरती है तो इसकी क्या एक्सेलरेशन होती है? And that acceleration is 9.81 equal to g, acceleration due to gravity। अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ को लगाते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि जब ये फ्री फॉल हो रही थी तो इसका मतलब ये एक्सेलरेट हो रही थी, इसके पास अपनी एक एक्सेलरेशन थी। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F net must be equal to mass into acceleration, क्योंकि इसका मास कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हो F net equal to mass into acceleration। इसका मतलब इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है that must be equal to इसका मास into इसके एक्सेलरेशन। तो इसके एक्सेलरेशन तो g के बराबर ही है, तो इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा क्या होगा, वो होगा mg। तभी तो नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, फोर्स भी मेरा नीचे की तरफ होगा। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम क्या नाम दे देंगे? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको बोलेंगे। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ये फोर्स लग रहा है। आई होप आपको समझ आया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हम कैसे मेजर करेंगे, वो mg के बराबर होगा। ये आपको पहले भी 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज mg। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बोर्ड पे मिलते हैं। दोस्तों आपने फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स को समझा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स mg के बराबर होता है। अब कोई ब्लॉक फ्री फॉल कर रहा है या कोई ब्लॉक टेबल पे रखा हुआ है, उसके ऊपर mg फोर्स हमेशा ही लगता रहेगा, बिकॉज वो अर्थ की वजह से लगता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई टेबल है और टेबल के ऊपर मैंने मान लीजिए कोई ब्लॉक रख दिया है। ये मान लीजिए मेरे पास कोई ब्लॉक रखा है और ब्लॉक का मास है m, तो ब्लॉक के ऊपर एक mg फोर्स हमेशा रहेगा, चाहे ब्लॉक रुका हुआ हो, चाहे ब्लॉक फ्री फॉल कर रहा हो। ठीक है, तो उसके ऊपर एक mg फोर्स हमें, अर्थ तो हमेशा प्रेजेंट है ना, अर्थ तो नीचे है ना, तो अर्थ की वजह से तो फोर्स एक्ट करेगा ही ना यार। तो ये जो फोर्स है इसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब एक स्टेप और आगे चलते हैं और एक और नई चीज पढ़ते हैं, दैट इज नॉर्मल फोर्स। अब ये जो नॉर्मल फोर्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इसको ध्यान से समझे भाई।
नॉर्मल फोर्स। अब ये क्या चीज है नॉर्मल फोर्स, इसको कैसे समझे, जरा याद कीजिए न्यूटन सेकंड लॉ को। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मेरा नेट फोर्स बनेगा। इसका मतलब अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स नॉन जीरो है तो उसकी एक्सेलरेशन नॉन जीरो आएगी। अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब उस बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो आएगी। इसका मतलब अगर वो बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर वो बॉडी मोशन में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, उसकी एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, अब जरा यहां पे देखिए, अगर मैं इस ब्लॉक को देखूं तो ये ब्लॉक रेस्ट पे है, टेबल पे रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ तो रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है तो इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन जीरो हो गई। लेकिन अगर मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है आपको मैंने पढ़ाया था, फ्री बॉडी डायग्राम वो डायग्राम होता है जिसमें हम जिस बॉडी के ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ लगाना चाह रहे हैं उसको हम आइसोलेट कर देते हैं, उसको हम अलग निकाल लेते हैं, और उसके ऊपर जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे होते हैं उनको हम लोग दिखाते हैं। उस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस ब्लॉक के ऊपर एक mg फोर्स तो अर्थ की वजह से लग रहा है, तो यहां पे तो नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ भाई, तो इसको रेस्ट पे कैसे रखोगे? अगर नेट फोर्स मेरा नॉन जीरो है तो ये तो रेस्ट पे नहीं होगा, फिर तो एक्सेलरेशन आएगी, फिर तो एक्सेलरेट होना चाहिए, जबकि ये तो एक्सेलरेट नहीं हो रहा ब्लॉक। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए क्योंकि ये रेस्ट पे है, ये एट रेस्ट है। तो नेट फोर्स जीरो कब कैसे बन सकता है? एक ही तरीका है भाई, और वो क्या तरीका है कि ये जो टेबल है वो इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगा रहा होगा, उस फोर्स को हम यहां पे क्या बोलेंगे? नॉर्मल फोर्स। एक एन फोर्स और लगा रहा होगा जो टेबल इस ब्लॉक के ऊपर लगा रहा होगा। ठीक है, एन क्या बन जाएगा मेरा? एन इज नॉर्मल फोर्स, ध्यान रखिएगा भाई, एन को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। अब ये नॉर्मल फोर्स कहां से आया? नॉर्मल वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि ये एक तो कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर लगा है, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसलिए इसको नॉर्मल बोला गया, नॉर्मल फोर्स। इसकी वैल्यू क्या होगी? वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे? फिलहाल जरा देखिए, रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी ब्लॉक की? जीरो। तो जीरो एक्सेलरेशन होने के लिए क्या जरूरी है? नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इनका मतलब इन दोनों का, और तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा ना इसके ऊपर, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो जीरो होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हो एन और mg बराबर होंगे, तभी इनका रिजल्टेंट जो है वो मेरा जीरो बनेगा। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ से आपने नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर दी है। हमेशा जरूरी नहीं है कि नॉर्मल फोर्स हमेशा mg के बराबर आए, वो डिपेंड करेगा कि आपका जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो किस तरह का है, और एक्सेलरेशन ब्लॉक के पास है या नहीं है, कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। आगे चल के आप धीरे धीरे देखोगे कि नॉर्मल फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बट मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल फोर्स जो है, इसको हम नॉर्मल फोर्स क्यों बोलेंगे एक तो, और ये कैसे लगता है। ठीक है, ये कहाँ पे लगता है? कॉन्टैक्ट जो सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर लगता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ में जो आपने एक्शन रिएक्शन पेयर पढ़ा, वो एक्शन एंड रिएक्शन डिफरेंट बॉडी के ऊपर लगते थे। यहां पे नॉर्मल फोर्स भी ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, और जो ग्रेविटेशन वाला जो फोर्स है mg वो भी उसी ब्लॉक पे लग रहा है। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ये गलती नहीं करनी है भाई, क्योंकि ये सेम बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं, इसलिए इनको एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये था मेरा नॉर्मल फोर्स। आई होप आपको क्लियर हुआ। अब चलिए किसी डिफरेंट सिचुएशन में नॉर्मल फोर्स को देखते हैं कि नॉर्मल फोर्स कैसे निकालें। जरा सोचिए, मेरे पास एक कोई इंक्लाइन प्लेन है, ऐसी कोई इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, मतलब किसी एंगल पे ऐसे कोई प्लेन बनी हुई है, एक सरफेस है जो किसी एंगल पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ थीटा एंगल पे रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है मान लो, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेरे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है मास m का, m इसका मास है, और यहां पे हमने क्या कर रखा है? हमने एक स्टॉपर लगा रखा है यहां पे एक स्टॉपर लगा हुआ है। सोचिए, यहां पे एक स्टॉपर लगा हुआ है, और ये नीचे एक सरफेस है भाई, थीटा एंगल बन रहा है, ये नीचे कोई सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस है, आप ये समझिए। अब सुनिए, अब जरा देखते हैं इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स कैसे लगेंगे। तो अगर मैं नॉर्मल फोर्स की बात करूं तो यहां पे एक फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा होगा, mg फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, mg फोर्स, सही बात है। एक फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, बट मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया जो कॉन्टैक्ट सरफेस होता है उनके परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल फोर्स। तो अब जरा सोचिए, ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है नीचे वाला, इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रहा होगा इस ब्लॉक के ऊपर, और ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रहा होगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं हो रही, इसकी एक्सेलरेट नहीं कर रहा, तो नेट फोर्स मेरा क्या है? जीरो। अब वो कैसे देखें भाई?
कैसे उसको समझें कि नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो है? तो उसको देखने का एक तरीका है, और वो क्या तरीका है जरा देखिए। अगर मैं ये बोलूं कि mg जो है इसके दो कंपोनेंट होंगे, कैसे? एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। ये दोनों कंपोनेंट जरा निकालते हैं। अगर ये मेरा थीटा एंगल है तो ये 90 माइनस थीटा आएगा, तो ये वापस क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा थीटा। सही है भाई? ये वाला जो एंगल है ये थीटा बन जाएगा। आप थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स लगाओगे तो उससे पता चल जाएगा कि ये एंगल थीटा है। तो इस mg फोर्स का अगर मैं इधर की तरफ कंपोनेंट निकालूं इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो बनेगा mg cos थीटा, और अगर ये वाला कंपोनेंट निकालूं तो ये बनेगा mg sin थीटा। इसका मतलब इस ब्लॉक के ऊपर ये जो फोर्स है उसके हमने दो कंपोनेंट निकाल लिए, एक कंपोनेंट इधर इस सरफेस के परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट इधर जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है? अब जरा सोचिए, इस डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए और इस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अब इसको छोड़ दो भाई, mg को हमने इसको रिजोल्व कर दिया ना दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, तो अब इस mg को मत देखो, अब सिर्फ इसको देखो और इसको देखो। अगर मैं इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है ग्रेविटी की वजह से। ये कितना है? ये mg cos थीटा है और ये है मेरे पास mg sin थीटा। आप इसको यहां पे भी दिखा सकते थे, अलग से भी दिखा सकते हैं। अब सुनिए, ये ब्लॉक तो रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे कैसे होगा बताओ? जब नेट फोर्स जीरो हो जाए तो इस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए और इस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कैसे जीरो बनेगा बताओ? जब ये ऊपर की तरफ एक और फोर्स लग रहा होगा इधर, इसको मैं n1 बोल देता हूं, और इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कैसे बन रहा होगा? जब इधर की तरफ कोई फोर्स लग रहा होगा n2। अब ये n1 कौन लगा रहा है? नीचे वाला सरफेस इस ब्लॉक के ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स n1, और ये वाला जो सरफेस है ये इसको इस तरफ फोर्स लगा रहा है n2, सो दैट ये कैंसिल आउट हो सके। नेट फोर्स तो क्योंकि जीरो है तो n1 की वैल्यू mg cos थीटा होगी और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ जरा? n1 की वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा, ठीक है जी, mg cos थीटा, और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? mg sin थीटा, mg sin थीटा। आई होप आपको समझ आया कि नॉर्मल फोर्सेस जो हैं वो यहां पे कैसे लगेंगे। ठीक है? तो नॉर्मल फोर्सेस जो हैं जरूरी नहीं वो mg के ही बराबर आए, वो डिपेंड करेगा कि सरफेस किस तरह के सरफेस पे आपने रखा हुआ है, कॉन्टेक्ट कैसे बना हुआ है, और ये मास जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है कि रेस्ट पे है, उसके हिसाब से आपका नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट होगी। ठीक है? तो मैंने फिलहाल आपको बताया जब ये रेस्ट पे है तब कैसे आप नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखते हैं कि ये सही में दो फोर्स ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे चेक करोगे, नॉर्मल फोर्सेस को कैसे निकालोगे? तो उसके लिए हमने एक सेटअप किया हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट हमने रेडी किया हुआ है जिससे आप इस चीज को बेहतर समझ सकते हो। उसका एक सिंपल तरीका क्या है, जरा सोचिए। जब ये ब्लॉक यहां पे रखा हुआ था तो एक फोर्स इधर लग रहा था, एक फोर्स इधर लग रहा था ग्रेविटी की वजह से, और इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये फोर्स लग रहा था, और इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये फोर्स लग रहा था। तो एक काम करते हैं, अगर मैं सोचिए इसको ये हटा दूं, इसको ब्लॉक को हटा दूं, तो ब्लॉक को हटाऊंगा तो भी mg तो रहेगा ही ब्लॉक के ऊपर। नीचे वाली प्लेन को, इस इंक्लाइन प्लेन को अगर मैं हटा दूं, सोचिए, तो इंक्लाइन प्लेन को हटाओगे तो इस ब्लॉक के ऊपर तो mg फोर्स तो स्टिल रहेगा ना इधर। ठीक है? स्टिल रहेगा ना mg फोर्स तो भाई इंक्लाइन प्लेन हो चाहे ना हो, दो तो रहेगा ही। इसका मतलब इस mg के दो कंपोनेंट तो स्टिल रहेंगे, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। तो अगर सोचिए मैं इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट को अलग से बैलेंस कर दूं, मतलब जितना ये n1 फोर्स है उसको अलग से मैं n1 को यहां पे लगा दूं और n2 को मैं अलग से यहां पे लगा दूं। जितना फोर्स यहां पे n1 n2 है उतना ही फोर्स अगर मैं अलग से यहां पे क्रिएट कर दूं समहाउ, और मैं नीचे वाले इंक्लाइन प्लेन को हटा दूं, तो क्या होगा? तो ये n1 इस mg cos थीटा को बैलेंस कर जाएगा और n2 जो है वो mg sin थीटा को बैलेंस कर जाएगा। ये इंक्लाइन प्लेन अगर नहीं भी हुई तब भी ये ब्लॉक वहीं की वहीं रहेगा, ये उसी पोजीशन पे यूं का यूं रहेगा। अगर आपने अलग से n1 n2 के बराबर फोर्स यहां पे लगा दिए तो ये हमें कैसे पता चला? n1 n2 ये हमें इस थ्योरी से पता चला। हमें ये पता चला कि ये सरफेस इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये सरफेस इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, उनकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी। फिर इसको वेरीफाई कैसे करें कि ये दोनों फोर्स लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? यही फोर्स आप लगा के देख लो और नीचे वाली इंक्लाइन प्लेन को हटा लो। हटाने के बाद अगर ये वहीं का वहीं रहे, इसका मतलब तो क्या है? इसका मतलब आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये जो सरफेस है n1 लगाएगा और ये जो सरफेस है n2 लगाएगा। सिंपल, ठीक है? क्योंकि वो आपने अलग से लगा के देख लिए।
अलग से लगा के देखने पे भी ये बैलेंस रहा, इसका मतलब बिल्कुल सही है हमारी थ्योरी, समझ रहे हो। तो चलिए इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और इसको जरा देखते हैं, और पहले एक्सपेरिमेंट सेटअप में मिलते हैं और इसकी जो कैलकुलेशन है वो भी साथ साथ हम एक्सपेरिमेंट के साथ साथ ही करेंगे। तो चलिए पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद वापस बोर्ड पे आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम नॉर्मल फोर्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हमारे पास रेडी है, तो इसको जरा मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि कैसे हम इसको परफॉर्म करने जा रहे हैं, एंड उसके बाद हम इसकी रीडिंग वगैरह जो है उसको भी लेंगे और उसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। जरा देखिए, मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ये आप इंक्लाइन प्लेन देख पा रहे होंगे, और ये 45 डिग्री पे इंक्लाइन है, हमने एंगल सेट किया हुआ है 45 डिग्री, आप देख भी पा रहे होंगे। और इसके ऊपर हमने ग्लास लगा रखा है सो दैट ये फ्रिक्शन, इसको हम अवॉइड कर सके, इस पर फ्रिक्शन ना रहे, तो यहाँ पे एक ग्लास लगा हुआ है हमारे पास, ठीक है, ग्लास सरफेस है। हमने यहाँ पे एक स्टॉपर लगा रखा है, ये स्टॉपर क्या करेगा, ये स्टॉपर इस ब्लॉक को रोकेगा, क्योंकि हम इसके ऊपर एक ब्लॉक रखने जा रहे हैं। इस ब्लॉक का हम मास अभी रीड करेंगे कि कितना मास है। तो ये ब्लॉक हमने यहाँ पे रख दिया, और ये ब्लॉक फिलहाल रेस्ट पे है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो 0 होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और उससे देखेंगे कि नॉर्मल फोर्स कितना है। तो आपने बोर्ड पे भी देखा था, इसका mg फोर्स नीचे की तरफ है, तो mg का एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन के, और एक कंपोनेंट इस तरफ होगा नीचे की तरफ। तो अगर mg मेरा नीचे की तरफ है तो mg sin थीटा मेरा इधर होगा और mg cos थीटा इधर होगा। इसका मतलब इस प्लेन के ऊपर ये जो ब्लॉक है ये mg cos थीटा फोर्स लगा रहा है। अगर mg cos थीटा इसके ऊपर इधर लग रहा है, इसका मतलब ये जो नीचे वाला जो प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन, ये इस ब्लॉक के ऊपर mg cos थीटा ऊपर भी लगा रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा होगा, और ये जो स्टॉपर लगा हुआ है ये नॉर्मल फोर्स इधर लगा रहा होगा। तो इसका मतलब इसके ऊपर 2 नॉर्मल फोर्स लग रहे होंगे, उनकी वैल्यू आप mg cos थीटा एंड mg sin थीटा से निकाल सकते हो। नाउ ये कैसे प्रूव करें कि ये जो फोर्सेस हैं mg cos थीटा एंड mg sin थीटा के ही बराबर हैं, ये कैसे देखें। तो इसको देखने का एक तरीका है मेरे पास। क्या तरीका है, सबसे पहले इसका हम मास मेजर करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे वेइंग स्केल है, ठीक है, लोड इंडिकेटर वगैरह है, और मैं यहाँ से एक लोड सेल के थ्रू इसका मास जो है उसको मेजर कर सकता हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसका मास मेजर करते हैं, एंड सुनील जी मुझे बताएंगे कि कितना मास ये रीड कर रहा है। तो सुनील जी बताइए कितना मास यहाँ पे रीड हो रहा है। 529, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 530 के अराउंड है, राउंड ऑफ अगर मैं करूं तो 530 ग्राम्स जो है वो इसका मास हम रीड कर पा रहे हैं। तो इसका मास है 530 ग्राम्स, और ये 45 डिग्री पे है। तो अगर मैं इसको यहां पे रखूंगा तो इसके ऊपर एक mg फोर्स नीचे लग रहा होगा, और mg फोर्स कितना होगा 0.53, क्योंकि किलोग्राम में चेंज कन्वर्ट कर लो, 0.53 इंटू 9.81, वो mg फोर्स नीचे लग रहा होगा। उसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, तो mg cos 45 डिग्री। तो जो भी मेरे पास mg आया है 0.530 इंटू 9.81 इंटू cos 45 कर दो, ये वाला फोर्स आ जाएगा, और उतना ही फोर्स नॉर्मल आ जाएगा इस तरफ। तो अगर मैं निकालना चाहूं तो कितना बनेगा जरा देखिए, 0.530 इंटू 9.81 इंटू cos 45। तो इसकी वैल्यू जब आप निकालोगे वो है 0.530 इंटू 9.81 डिवाइड बाई √2। तो इसकी जो वैल्यू है वो है 3.67 न्यूटन। 3.67 न्यूटन जो है इधर है, और 3.67 न्यूटन ही इधर लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स। तो अब हम ये कैसे प्रूव करें कि इसके ऊपर 3.67 न्यूटन इधर लग रहा है और 3.67 न्यूटन इधर लग रहा है। उसका एक तरीका है मेरे पास। क्या, अगर मैं 3.67 न्यूटन के ही ऐसे फोर्स अगर मैं इधर से अप्लाई कर दूं इसको, अगर इसके ऊपर फोर्स इधर लगा दूं 3.67 न्यूटन और इस इधर की तरफ लगा दूं फोर्स 3.67 न्यूटन, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अगर मैं दोनों फोर्स इधर लगा दूं और इस इंक्लाइन प्लेन को हटा दूं, तो इसका मतलब ये ब्लॉक वहीं का वहीं रहना चाहिए, वापस रेस्ट पे ही रहना चाहिए, इसी पोजीशन में रेस्ट पे रहना चाहिए। तो चलिए अब जरा इसको परफॉर्म करके देखते हैं कि ये उसी पोजीशन पे रहता है कि नहीं रहता। हमने कैलकुलेशन कर ली है 3.67 न्यूटन। 3.67 न्यूटन को अगर मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूं तो ये किलोग्राम में बनता है ऑलमोस्ट 374 ग्राम्स। तो मैं आपको बता देता हूं कि ऑलमोस्ट 374 है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्रिक्शन है, थोड़ा बहुत इनमें भी थोड़ा बहुत अपना मास होगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे हम इस ज्वाइन करने के लिए थोड़े बहुत स्क्रू लगाएंगे, उनका भी मास हो जाएगा। तो जरा देखते हैं 375 ग्राम्स आप मान के चलो, 375 ग्राम यहाँ पे मास मुझे लगाना पड़ेगा। उससे जो फोर्स पैदा होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, वो फोर्स हमारा हो जाएगा ऑलमोस्ट 3.6768 न्यूटन के बराबर। ठीक है,
तो 375 ग्राम्स होना चाहिए इसका मास। जरा देखते हैं इसका मास कितना है। सुनील जी एक बार बताएं कितना मास है इसका? 375। तो ये बिल्कुल 375 पे है दोस्तों। 375 ग्राम्स का ये हो गया। और दूसरे वाला जो है ये भी 375 होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो देख लेंगे। हाँ जी बताइए। 374 मतलब ऑलमोस्ट ये जो है ये बिल्कुल सही मासेस हमने बना रखे हैं। अब इनके ऊपर फोर्स लग रहा होगा दोनों के ऊपर mg फोर्स, और वो mg फोर्स कितना होगा? 3.6768 न्यूटन के बराबर होगा। तो एक को मैं इधर से स्ट्रिंग के थ्रू लटकाऊंगा और एक को मैं इधर से स्ट्रिंग के थ्रू लटकाऊंगा, सो दैट जो ये नॉर्मल फोर्स ये ब्लॉक जो लगा रहा है या ये स्टॉपर जो लगा रहा है वही फोर्स अलग से मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूं। और जैसे मैं इसको नीचे वाले इंक्लाइन प्लेन को हटाऊंगा ये उसी पोजीशन में रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब जरा इसको कनेक्ट करके देखते हैं और देखते हैं कि ये सही हो रहा है, ये सही हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखते हैं कि इसके ऊपर उतना ही नॉर्मल फोर्स जो हमने निकाले वो लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसके मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम इसको कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया है एंड जो फोर्स नीचे वाला जो ब्लॉक था, नीचे वाला जो इंक्लाइन प्लेन थी, जो फोर्स इसके ऊपर इधर लगा रही थी 90 डिग्री पे, हमने इसको बिल्कुल 90 डिग्री पे रखा है। हमने इसको डी से मेजर किया है। तो मैं चाहूँगा कि सुनील जी वो फोटो दिखाएं जिस पे हम इसको डी से मेजर कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री है भाई, पूरा 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री पे ये है आपका, और ये बिल्कुल इसके पैरेलल गया हुआ है, तो बिल्कुल ऐसे पैरेलल में फोर्स लगा हुआ है। और जितना फोर्स नीचे वाला जो है, नीचे वाला जो इंक्लाइन प्लेन है, जितना फोर्स इसको इधर लगा रहा है उतना ही फोर्स हमने यहाँ पे लगाया है अलग से। और जितना फोर्स नीचे वाला जो स्टॉपर है वो इसको इधर लगा रहा है उतना ही फोर्स हमने इधर लगाया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब इस नीचे वाले सरफेस की जरूरत नहीं है। अगर आप इस ब्लॉक को वैसे ही रखना चाह रहे हो तो इस नीचे वाले सरफेस की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस नीचे वाले सरफेस को हटा दूं इंक्लाइन प्लेन को, तब भी ये उसी पोजीशन में रुकना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो फोर्स नीचे वाला ये लगा रहा था, दो फोर्स इसके ऊपर, दो ही तो फोर्स लग रहे थे, एक ग्रेविटी लग रहा था और बाकी दो फोर्स लग रहे थे, आपने बोर्ड पे भी देखा। तो वही फोर्स हमने अलग से लगा दिए। तो अब इस नीचे वाले इंक्लाइन प्लेन की क्या जरूरत है? इस इंक्लाइन प्लेन की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इस इंक्लाइन प्लेन को हटा दूं धीरे धीरे स्लोली, तो ये जो मेरा ब्लॉक रहना चाहिए उसी पोजिशन में रहना चाहिए। आप देख सकते हो, तो ये जो है ब्लॉक आपका, अब आप देखिए ये ब्लॉक उसी पोजिशन में रुका हुआ है। तो इसका मतलब फिजिक्स जो है वो बिल्कुल वर्क कर रही है। यहाँ पे दो फोर्सेस जो इंक्लाइन प्लेन लगा रही थी वही फोर्सेस हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो उससे क्या रहा? mg तो पहले ही लग रहा था इसके ऊपर, बाकी तो नॉर्मल फोर्सेस लग रहे थे, वो नॉर्मल फोर्सेस हमने लगा दिए। तो आप समझिए कि नॉर्मल फोर्सेस जो हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे लगते हैं। आई होप आपको समझ आया। बाकी कहानी इसकी जो है वो हम बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए बोर्ड पे मिलते हैं और इसकी फर्दर जो डिस्कशन है वो इसके ऊपर करते हैं। तो मिलते हैं बोर्ड पे। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट देखा एंड हमने देखा कि भाई इस ब्लॉक के ऊपर अगर मैं N1 N2 को अलग से लगा दूँ और एक mg को लगा दूँ, जो कि यहाँ पे रखने से भी तो वही लग रहा था ना इस ब्लॉक के ऊपर। आप सोचिए ये नीचे वाला इंक्लाइन प्लेन इसके ऊपर N1 लगा रहा है और ये वाला जो स्टॉपर है वो N2 लगा रहा है। तो वही फोर्स हमने अलग से लगा दिए और एक mg लगा दिया, और इन दोनों फोर्सेस को अब आप हटा दोगे तो भी ये उसी पोजीशन में रहेगा। तो ये एक तरह का जो एक्सपेरिमेंट था, ये प्रूफ था कि जो सरफेस होता है, जो इंक्लाइन प्लेन होगी, इधर वाला जो स्टॉपर और जो इंक्लाइन प्लेन होगी वो नॉर्मल फोर्सेस लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने उनको लगा के देखा और ये हमारा उसी पोजीशन में ब्लॉक जो है वो रुका रहा। अब नॉर्मल फोर्स जो है वो मैंने आपको दो सिचुएशन समझाई। एक ये ब्लॉक वाली जिसमें ब्लॉक टेबल के ऊपर रखा हुआ था और नॉर्मल फोर्स mg के बराबर था। एक इंक्लाइन प्लेन वाली जिसमें नॉर्मल फोर्स जो है वो दो नॉर्मल फोर्स लग रहे हैं N1 और N2, और वो किस तरह से लग रहे हैं, उनकी वैल्यू क्या है वो हमने देखी। अब सोचिए अगर कोई ब्लॉक जो है वो टेबल पे रखा हुआ है और टेबल के साथ ब्लॉक भी एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब सोचिए ये टेबल और ये जो ब्लॉक है जो है वो लिफ्ट में रखे हैं, तब सिचुएशन नॉर्मल फोर्स की अलग होगी। क्या होगी जरा देखते हैं कि उस केस में कैसे हम नॉर्मल फोर्स को निकालें। तो जरा देखिए दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है और एक मास m मास का कोई ब्लॉक है, ठीक है, और m मास जो है वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है। अब क्या हो रहा है, ये पूरे का पूरा एक लिफ्ट के अंदर है। सोचिए ये अब एक लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट मेरी जो है वो एक्सेलरेट कर रही है, ये ऊपर की तरफ जा रही है। एक्सेलरेशन क्या है इसकी? एक्सेलरेशन है मान लीजिए a।
ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जा रही है। अब नॉर्मल फोर्स कितना आएगा इसके ऊपर? तो अगर मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मैं कह सकता हूं इस ब्लॉक के ऊपर एक तो mg फोर्स लग रहा है नीचे, और एक टेबल जो है वो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। लेकिन अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन दे रखी है भाई, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है ना, ये ब्लॉक भी तो एक्सेलरेट हो रहा है। आप अगर कहीं बाहर से इसको देख रहे हो, अर्थ पे खड़े होकर देख रहे हो, क्योंकि आपको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखना पड़ेगा। तो अगर आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम है मेरी, उसके रेस्पेक्ट में अगर आप देख रहे हो तो आप कह रहे हो कि मास m जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है, और मास m के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो ग्रेविटी की वजह से mg तो हमेशा ही रहता है भाई, ठीक है, और एक नॉर्मल फोर्स जो टेबल इसके ऊपर लगा रहा है। तो अब अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं तो n माइनस mg, n ऊपर की तरफ है, mg नीचे की तरफ है, तो रिजल्टेंट ऊपर की तरफ ये फोर्स आ गया, दैट मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन जो ऊपर की तरफ आएगी, m इंटू a, क्योंकि इस बार a एक्सेलरेशन आपको दे रखी है। तो यहां पे जो n की वैल्यू आएगी दोस्तों, n मस्ट बी इक्वल टू m इंटू g प्लस a। इसका मतलब नॉर्मल फोर्स जो है वो मेरा ज्यादा आएगा। अब जो टेबल जो इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाएगा वो अब ज्यादा होगा दोस्तों। इसका मतलब नॉर्मल फोर्स डिपेंड करता है सिचुएशन पे, किस तरह की सिचुएशन है और कैसे आपका सरफेस जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है या नहीं एक्सेलरेट हो रहा है, उस चीज़ों पे डिपेंड करता है नॉर्मल फोर्स। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया। ऐसे ही अगर ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होती, अगर ये लिफ्ट जो है नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होता, टेबल इसके अंदर ही है और ब्लॉक उसके ऊपर रखा हुआ है, और ये पूरा सिस्टम जो है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होता, तो नॉर्मल फोर्स क्या लगता है? उस केस में mg माइनस n लिखते हैं, क्योंकि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है ना, तो रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड निकालिए। तो उस केस में क्या होता? mg माइनस n इज इक्वल टू ma होता, और n की वैल्यू जो आती वो आती m इंटू g माइनस a। उस केस में नॉर्मल फोर्स कम आता। ठीक है, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कम आती। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि किस तरह से नॉर्मल फोर्स की वैल्यू बदल जाती है। एक्सेलरेट अगर हमारा ब्लॉक कर रहा है या जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसमें कोई एक्सेलरेशन आ रखी है, ठीक है, तो उस केस में हम नॉर्मल फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? न्यूटन सेकंड लॉ हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। देखो, अभी तक जो आपने सिचुएशन पढ़ी उसमें आपने जो बॉडी हम ले रहे थे, जैसे ब्लॉक हम ले रहे थे, ब्लॉक को आपने एक पार्टिकल की तरह ले लिया। ठीक है, जैसे आपने वो एक्सपेरिमेंट भी किया, उस एक्सपेरिमेंट में जो हमारे पास ब्लॉक था, वो ब्लॉक जो है वो एक्रेलिक ब्लॉक था, एक्रेलिक मटेरियल का बना हुआ था, मतलब प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ था, और उसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन था वो यूनिफॉर्म था। वो यूनिफॉर्म था। यूनिफॉर्म का मतलब है अगर आप कोई भी इसका हिस्सा उठाओगे और उसका अगर आप मास निकालोगे, जैसे मान लीजिए ये वाला हिस्सा उठा लिया मैंने, इस हिस्से का हमने मास लिया और यहां से भी इतना ही हिस्सा यहां से उठा लिया, इतने हिस्से का मास निकाल लिया, वो दोनों बराबर आएंगे, क्योंकि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है मटेरियल का, जो इसकी मास डेंसिटी है वो हर जगह सेम है। तो एक तरह से मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। कई बार क्या होता है, कई बार मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। जैसे लकड़ी के ब्लॉक में देखें, लकड़ी का ब्लॉक जो है, हमने जानबूझ के लकड़ी का ब्लॉक नहीं लिया। लकड़ी के ब्लॉक में क्या होता, अगर मैं लकड़ का ब्लॉक लेता तो लकड़ी में कुछ हिस्से में ठोस ज़्यादा होता है, कुछ हिस्से में कम ठोस होता है। सोचिए यहाँ पे ज़्यादा ठोस है लकड़ी, ठीक है, जैसे वो जड़ वाला हिस्से नहीं होते जिसमें आपने देखे हो लकड़ी के हिस्से, तो उनमें क्या होगा, कुछ हिस्सा जो है वो ज़्यादा ठोस होगा, कुछ हिस्सा थोड़ा नरम होगा। इसका मतलब यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है लकड़ी में वो यूनिफॉर्म नहीं है, और ऐसे केस में बड़ी दिक्कत आ जाती है नॉर्मल फोर्स को दिखाने की। आप बोलोगे सर दिक्कत क्या आएगी, नॉर्मल फोर्स तो इजी है, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा से नॉर्मल फोर्स दिखा देंगे। दिक्कत mg cos थीटा mg sin थीटा में नहीं आएगी, दिक्कत आएगी कहाँ दिखाएं नॉर्मल फोर्स को। जैसे आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आपने सेंटर पे आपने नॉर्मल फोर्स को दिखा दिया, जो इसका सेंटर था, ज्योमेट्रिकल सेंटर जो था, वहां पे आपने इसको नॉर्मल फोर्स को दिखा दिया, क्योंकि यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था। ठीक है, अब जब मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा तो जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो अब आपका उस पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स आप नहीं दिखा पाओगे। यहां पे चीजें जो है वो बदल जाएंगी दोस्तों, यहां पे चीजें बदल जाएंगी। जब सोचिए मैं एक ऐसा, मान लीजिए ऐसा सिस्टम लेता जिसमें मान लीजिए ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पे पतली सी एक लेयर है, मान लीजिए इस सरफेस पे मैं कुछ मासेज रख रहा हूं, ऐसे कुछ मैंने मासेज रख दिए इस पे, ठीक है, ऐसे मैंने कुछ मासेज रख दिए।
ठीक है, अब जरा देखो, ये जो मास है ये मान लीजिए 500 ग्राम का है, ये वाला जो मास है ये मान लीजिए 200 ग्राम का है, और ये वाला मास जो है ये मान लीजिए 50 ग्राम का है, और ये वाला मास जो है ये मान लीजिए 10 ग्राम का है, और नीचे वाला सरफेस जो है वो ऑलमोस्ट 0 मास का है, नीचे वाले सरफेस का मान लीजिए कोई मास नहीं है। तो ऑब्वियसली यहां पे इसके ऊपर mg नीचे लग रहा होगा, इसके ऊपर भी mg, तो सबका अपना अपना नॉर्मल आ रहा होगा इसका। अब सवाल यह है कि इन सबका अगर मैं इकट्ठा नॉर्मल दिखाना चाहूं कि इन सबका इकट्ठा नॉर्मल जो है वो कहां पे लगेगा, इनको एक इकट्ठा ब्लॉक की तरह दिखाऊं, तो देखा जाए तो इस ब्लॉक में मास जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। तो अगर मैं इसका पूछूं कि बताओ इसके ऊपर नॉर्मल कहां दिखाओगे इतने हिस्से में, क्योंकि ब्लॉक तो सिर्फ यही है ना भाई, टोटल ब्लॉक मेरे पास ये वाला है, इस तरह की शेप वाला ब्लॉक है मेरे पास। रफली अगर मैं शेप बनाऊं तो मैं कह सकता हूं कि इस तरह की मेरे पास शेप है ब्लॉक की। इस ब्लॉक के ऊपर अगर मैं नॉर्मल फोर्स दिखाऊंगा तो किधर दिखाऊंगा नॉर्मल फोर्स, कहां पे दिखाऊंगा, क्या इसके मिडिल में दिखाऊंगा क्या? अब ये एक मुद्दा है कि नॉर्मल फोर्स को दिखाया कहां जाता है। यहाँ पे 500 ग्राम है, इस हिस्से में 200 ग्राम है, 50 ग्राम, 10 ग्राम, तो अगर मैं ये ब्लॉक को इन सारों को एक ही ब्लॉक मान लूं, इकट्ठा एक ही ब्लॉक मान लूं, तो इस ब्लॉक के ऊपर एक तो इसका mg होगा, सबका इकट्ठा एक mg फोर्स होगा, और एक नॉर्मल फोर्स होगा ऊपर की तरफ। अब वो mg और नॉर्मल फोर्स कहां दिखाऊं मैं इसमें, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं सिर्फ इतने ब्लॉक का, तो mg एंड नॉर्मल फोर्स कहां दिखाऊं, ये एक क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऐसे चीजों को टैकल करने के लिए हम अगले एपिसोड में इसको डिस्कस करेंगे, जब आपका मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरह का हो जाए, या आप ये कह सकते हो जो फोर्स लग रहा है नीचे वाले टेबल के ऊपर या नीचे वाले सरफेस के ऊपर वो अलग अलग जगह पे अलग अलग लग रहा है। भाई सोचिए, ये लक्कड़ का ब्लॉक होता और ये टेबल पे रखा होता तो क्या दिक्कत आती। लक्कड़ का ब्लॉक जो है वो यहां से थोड़ा भारी है, तो यहां पे ज्यादा नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, इधर वाले हिस्से पे कम नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। तो जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो इसके सेंटर पे नहीं दिखा सकते हो, फिर आपको सेंटर से थोड़ा सा अवे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब वो कहां पे दिखाएंगे, उसकी लोकेशन क्या होगी, उसको हम कैसे देखें, उसको हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट आप प्रॉब्लम को समझिए कि क्या अब दिक्कत, अगला इश्यू क्या है। नॉर्मल फोर्स हमें ये तो समझ आ गया कि कैसे दिखाते हैं नॉर्मल फोर्स, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पता चल गया। अभी तक जो भी हमने सिचुएशन की उनमें हमने ब्लॉक को एक पार्टिकल की तरह ले लिया। हम ब्लॉक को, पूरे ब्लॉक को यूनिफॉर्म मास मान लेते हैं और इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे हम लोग को दिखा देते हैं नॉर्मल फोर्स, और उससे सारी कैलकुलेशन करते हैं। बट मैं फिर से बोल रहा हूं कि मास डिस्ट्रीब्यूशन कई बार यूनिफॉर्म नहीं होता, तो जो फोर्सेस लगते हैं नीचे वाले सरफेस के ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से, जरूरी नहीं है वो हर जगह बराबर हो, ठीक है। उस केस में दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तब आप कैसे देखोगे कि नॉर्मल फोर्स जो है वो कहां पे लगाएंगे, कैसे लगेगा। तो इस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम इतना ही करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।